नमस्कार दोस्तों, इंडिया एट 6 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं इंडिया एट 6। मैं लेकर आई हूं पूरे दुनिया भर की अभी तक की पूरे दिन भर की जो 5 बड़ी खबरें हैं कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर। बड़ा अपडेट मैं आपको दूंगी। बात करेंगे भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े क्या कहते हैं और साथ ही पूरी दुनिया भर में किस तरह के हालात बने हुए हैं। लॉकडाउन को लेकर अलग अलग देश किस तरह के कदम उठा रहे हैं, इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगी। आर्थिक मोर्चे की भी हम बात करेंगे, अर्थव्यवस्था पर किस तरह का संकट बना हुआ है। आज ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी से बातचीत की। उस बातचीत में क्या निकल कर आया सामने, क्या सलाह दी अभिजीत बनर्जी ने मोदी सरकार को, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही और भी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए, वैक्सीन से जुड़ी भी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी। इजराइल ने दावा किया है कि उन्होंने वैक्सीन बना ली है, तो उस पर भी ताजा अपडेट मैं आपको दूंगी। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी से बात की। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन, उनसे भी बातचीत की थी और तब ये राहुल गांधी ने कहा था कि वो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज का दूसरा अंक आज हुआ जिसमें उन्होंने अभिजीत बनर्जी से बात की और बात की कि कोरोना संकट के दौरान जो अर्थव्यवस्था की चुनौतियां हैं उनको समझने की कोशिश की। राहुल गांधी की बातचीत में अभिजीत बनर्जी ने सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि सरकार लोगों के हाथ में पैसा दे। बनर्जी का मानना है कि लोगों की खरीद क्षमता बनी रहनी चाहिए और उनका ये भरोसा भी बना रहना चाहिए कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो उनके हाथ में पैसा खर्च करने के लिए पैसा मौजूद होगा। इसके लिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा दे, पैसा मुहैया कराए। आपको याद होगा रघुराम राजन ने भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि गरीब और मजदूर यानी वो तबका जिस पर लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार पड़ी है, उन लोगों को सरकार पैसा दे, उनके हाथ में सरकार पैसा दे ताकि उनकी खर्च की क्षमता बढ़े और इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को थोड़ी मजबूती मिले। क्योंकि हमने देखा कि चाहे वो विश्व बैंक हो, आईएमएफ हो, यूएन हो, सभी संस्थाएं इस बात का अनुमान लगा चुकी हैं, अंदेशा लगा चुकी हैं कि कोरोना के चलते पूरी दुनिया भर के ज्यादातर देशों में इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है और उसके चलते आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक संकट जो है पूरी दुनिया भर में वो गहरा सकता है, मंदी और ज्यादा गहरा सकती है। तो लगातार जब आर्थिक संकट बना हुआ है, चाहे वो मोदी सरकार हो या दूसरी सरकारें हों, तो इसके बीच में अभिजीत बनर्जी ने आज ये कहा कि बहुत जरूरी है कि लोगों के हाथ में पैसा दिया जाए ताकि उनकी जो खर्च करने की क्षमता है वो बढ़ी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को ये चाहिए कि वो प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करे। जिस तरह अमेरिका प्रोत्साहन पैकेज दे रहा है उसी तर्ज पर भारत को भी एक राहत पैकेज का ऐलान करना चाहिए। हालांकि भारत सरकार पहले राहत पैकेज का ऐलान कर चुकी है, वो गरीबों के लिए क्या था, लेकिन अब अभिजीत बनर्जी ने ये कहा कि जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं यानी कि जो एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई इंडस्ट्रीज है, उनके लिए सरकार राहत पैकेज का ऐलान करे। आपको बता दें कि अमेरिका में जीडीपी का 10% राहत पैकेज पर खर्च किया जा रहा है, लेकिन भारत में वो सिर्फ 1% है। यानी कि भारत सरकार अभी तक सिर्फ जीडीपी का 1% जो है वो राहत पैकेज में खर्च करने की बात कर रही। तो अभिजीत बनर्जी ने इस पर भी जोर दिया कि जो एमएसएमई सेक्टर है, जो पहले से नोटबंदी और जीएसटी की मार झेल चुका है, उसको अब राहत पैकेज दिया जाए। उसके लिए सरकार अब राहत पैकेज का ऐलान करे। राहुल मेहता लिख रहे हैं, नो वन टॉकिंग अबाउट ट्रेवल इंडस्ट्री। राहुल, जब सरकार ने सबसे पहला राहत पैकेज दिया था जिसमें गरीबों की बात हुई थी और उसके बाद लगातार इंडस्ट्री की तरफ से भी सरकार से मांग उठ रही है कि पैकेज दिया जाए, राहत पैकेज की बात की जाए, मांग की जा रही थी लगातार सभी इंडस्ट्रीज की तरफ से। लेकिन उसके बाद से सरकार लगातार ये कह रही है, सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि हर इंडस्ट्री को राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और सरकार ने तब भी ये क्लियर नहीं किया था कि कितना फीसदी उस राहत पैकेज का इंडस्ट्री को, खासकर ट्रैवल इंडस्ट्री हो या बैंकिंग हो, कितना जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी माना जा रहा था कि इंडस्ट्रीज के लिए भी उसमें कुछ हिस्सा होगा। हालांकि उसके बाद भी इंडस्ट्रीज की तरफ से लगातार ये मांग उठती रही कि राहत पैकेज दिया जाए, क्योंकि अभी कामकाज ठप है और बेरोजगारी का संकट बढ़ गया है। आप सबको पता है कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं। आईएलओ ने खुद कहा था कि 150 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे पूरी दुनिया में। तो इस तरीके से एविएशन सेक्टर में भी बहुत बड़ा क्राइसिस इस वक्त सामने आ रखा है। तो लगातार इंडस्ट्रीज राहत पैकेज की मांग करती आई हैं और आज अभिजीत बनर्जी ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर जो है उसके लिए सरकार राहत पैकेज का जितना जल्दी हो सके ऐलान करे, जितना जल्दी हो सके। यानी कि अगर इसमें देरी की
तो हो सकता है तब तक भारी नुकसान इंडस्ट्रीज को झेलना पड़ जाए। अभिजीत बनर्जी ने मोदी सरकार की तारीफ भी की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने कर्ज के भुगतान पर 3 महीने की रोक लगाई वो बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन ये बेहतर होता कि इस भुगतान को पूरी तरीके से माफ किया जाता। तो साथ ही राहुल गांधी ने पूछा कि क्या न्याय की तर्ज पर लोगों को रकम दी जा सकती है, तो इस पर अभिजीत बनर्जी ने साफ किया कि निम्न वर्ग की 60% आबादी के हाथों में अगर कुछ पैसा दिया जाता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में न्याय का जिक्र किया था, वादा किया था, जिसके तहत 5 करोड़ लोगों को सालाना 72,000 रुपए देने का वादा किया गया था। तो न्याय योजना के ऊपर भी अभिजीत बनर्जी ने कहा कि उसी योजना की तर्ज पर मोदी सरकार गरीब लोगों के हाथ में या देश के 60% जो आबादी है उसके हाथ में पैसा पहुंचाए, तो इसमें कोई गलत नहीं है। इससे उन लोगों की जो खरीदने की क्षमता है वो बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्थिक पैकेज दिया जाए, क्योंकि अमेरिका और जापान लगातार ऐसा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक चीज बहुत साफ की, और ये सिर्फ अभिजीत बनर्जी ने ही नहीं, चाहे वो रघुराम राजन हो या कोई और अर्थशास्त्री हो, लगातार ये बात कह रहे हैं कि राज्य सरकारों को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। राज्य सरकारों को ही चाहिए कि वो खुद लॉकडाउन पर फैसला ले, और साफ साफ कहा कि लॉकडाउन को लेकर जो भी तमाम फैसले होते हैं वो राज्य सरकारों को खुद लेना चाहिए, यानी कि केंद्र सरकार राज्यों को यह अनुमति दे कि वो लोग खुद लॉकडाउन पर फैसला ले सके। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह देश में मनरेगा और जो राइट टू फूड है वो अभी पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से देश की बड़ी आबादी यानी जो जरूरतमंद लोग हैं उनको कोई मदद नहीं मिल पा रही है। उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग, बड़ी तादाद में लोग अब भी इस दायरे से बाहर हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक अस्थायी राशन कार्ड सबको दिया जाना चाहिए, जिससे कि कम से कम गेहूं और चावल जो सरकार के पास, सरकार कहती है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भंडार उपलब्ध हैं, तो गेहूं और चावल गरीब लोगों तक पहुंचाया जाए और इसके लिए एक अस्थायी राशन कार्ड बनाया जाए। तो लगातार राहुल गांधी ने, आज ये उनका दूसरा सेशन था, इससे पहले उन्होंने रघुराम राजन से बात की थी और उन्होंने भी ये कहा था कि किस तरह गरीबों और मजदूरों के को पैसा दिया जाए। 65,000 करोड़ रुपए जो है वो देने की बात कही गई थी। तो इस तरीके लगातार अर्थशास्त्रियों से बात कर रहे हैं। पिछली बार उन्होंने बात किया था कि लॉकडाउन से कैसे बाहर निकला जाए, और आज उन्होंने इस मसले पर बात की कि कोरोना के चलते जो आर्थिक संकट देश के सामने आ गया है उससे कैसे निपटा जा सकता है। बड़ी अगली खबर की ओर बात करेंगे। लॉकडाउन 3 का कल पहला दिन था और हमने देखा कि किस तरह देश के कुछ इलाकों में छूट दी गई, और खासकर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी वो थी शराब की दुकानें। शराब की दुकानें जब खोली गई तो जगहों जगहों पर भीड़ की तस्वीरें आप सबने देखी होंगी। शराब के ठेकों के बाहर भीड़ लगी हुई थी और कई जगहों पर हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि शराब की दुकानों को बंद करना पड़ा। राजधानी दिल्ली में ही कई दुकानों को बंद करना पड़ा। अब कई राज्यों ने इस संबंध में कदम उठाए हैं। कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो फिर राजधानी में लॉकडाउन के नियम जो हैं वो सख्त किए जा सकते हैं, उन एरिया को सील किया जा सकता है। लेकिन आज कई राज्य सरकारों ने एहतियात के तौर पर क्या किया है कि शराब के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है। तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शराब की दुकानों को खोलने की छूट दी गई थी, लेकिन अब कि राज्य सरकारों ने शराब के नए दाम वसूलने शुरू कर दिए हैं और दिल्ली सरकार ने आज से शराब की बिक्री पर 70% कोरोना महामारी टैक्स लगाने का फैसला किया है, जिसे स्पेशल कोरोना फीस नाम दिया गया है और ये एमआरपी पर लागू होगी। इसे तत्काल प्रभाव से आज लागू कर दिया गया है, यानी कि दिल्ली में 70% टैक्स अब लगेगा शराब पर। साथ ही दिल्ली की तरह ही आंध्र प्रदेश ने भी बहुत ज्यादा टैक्स लगाया है और आंध्र प्रदेश ने बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की है। आंध्र प्रदेश ने करीब 75% जो दाम है वो बढ़ा दिए हैं बीते 2 दिनों में। यानी कि आंध्र प्रदेश ने क्या किया कि कल सबसे पहले 25% शराब के जो दाम थे उनके अंदर 25% की बढ़ोतरी की थी और आज 50% की एक्स्ट्रा बढ़ोतरी और कर दी। यानी कि आंध्र प्रदेश में अब जो शराब है वो 75% महंगी हो गई है, उनमें 75% की बढ़ोतरी कर दी गई है। एमआरपी से 75% अधिक दाम पर बिक रही है। और आज ही आंध्र प्रदेश की तस्वीर आपने देखी होगी जहां पर बहुत सारी महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी और वो ये कह रही थी कि सब्जी की दुकानें या नॉर्मल दुकानें 3 घंटे के लिए खुलती हैं, लेकिन शराब की दुकानें 7-7 घंटे के लिए खुल रही हैं। ये उनका कहना था कि
शराब की दुकानें खोलने के खिलाफ महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर उतरी थी और उन्होंने प्रदर्शन किया था। इससे पहले हरियाणा सरकार ने भी शराब पर टैक्स लगाने की बात की थी। इसकी घोषणा खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की थी 2 दिन पहले ही। और दूसरी तरफ एक और राज्य छत्तीसगढ़ में आज से शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी गई है। कल ही मैंने आपको इसकी जानकारी दी थी, लेकिन कल सिर्फ राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए थे। आज से वहां पर ऑफिशियली शराब की जो होम डिलीवरी है वो शुरू हो गई है। तो सोशल डिस्टेंसिंग राज्य सरकारों का ये कहना है कि दाम इसलिए बढ़ाए गए हैं ताकि लोगों को हम डीमोटिवेट करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दाम बढ़ने के बावजूद भी उतनी ही भीड़, या कहें कि उससे ज्यादा भीड़ अब भी शराब की दुकानों के बाहर आपको नजर आएंगी। तस्वीरों में आपने देखा होगा। आपको बता दें कि शराब और पेट्रोल ये 2 ऐसे उत्पाद हैं जिन पर राज्य सरकारें अपनी जरूरत के हिसाब से टैक्स लगाकर सबसे ज्यादा राजस्व वसूलती है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ही शराब की दुकानें देश भर में खोली गई। अब बात करते हैं इंडिया अपडेट की और भारत में कोरोना वायरस का आंकड़ा क्या कहता है। देश में आज कोरोना के मामले 46,711 हो गए हैं और इनमें से 31,967 मामले सक्रिय हैं। 13,160 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं, जो कि थोड़ी राहत की खबर है। वहीं 1,583 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये शाम 5:30 बजे का जो अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, उसके मुताबिक है। महाराष्ट्र में 14,541 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। गुजरात में 5,804 मामले सामने आ चुके हैं और 319 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दिल्ली में 4,898 मामले कल रात तक सामने आए हैं, क्योंकि कुछ स्टेट्स होते हैं वो 6 बजे के बाद अपडेट देते हैं, जनरली रात को अपडेट देते हैं, तो दिल्ली भी उन्हीं में शामिल है। राजस्थान में आज दोपहर 2 बजे तक 66 नए मामले सामने आए और 5 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद राजस्थान में जो कुल मौतें हैं वो 82 हो गई हैं और कुल मामलों की संख्या 3,127 हो गई है। उत्तर प्रदेश में 2,859 मामले हो चुके हैं कोरोना के। आंध्र प्रदेश में आज 67 मामले सामने आए। आंध्र प्रदेश में अब 1717 कुल मामले हो चुके हैं कोरोना के। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 34 हो गई है। पश्चिम बंगाल में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में 85 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में जो कुल आंकड़ा है वो 1344 का हो गया है और आज वहां पर 7 लोगों की मौत हुई है। तो मरने वालों का आंकड़ा भी पश्चिम बंगाल में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मरने वालों का आंकड़ा 68 पर पहुंच गया है। कर्नाटक में 673 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बिहार में भी बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। बिहार के 32 जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और 529 मामले अब तक वहां से दर्ज किए जा चुके हैं। इसके साथ ही ओडिशा में 173 मामले हो चुके हैं। लेकिन अब बात यह है कि आम लोगों के साथ साथ जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो भी बड़ी संख्या में कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य जिससे है वो ये कि सेना के जवान भी अब बड़ी तादाद में कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। आईटीबीपी के 45 जवान अब तक कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, तो सीआरपीएफ के 127 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वहीं आज सेना के 24 सैन्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके साथ ही नौसेना में 20 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। तो यानी कि आम लोगों के साथ साथ बड़ी तादाद में जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट लाइन पर आकर कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी बड़ी तादाद में इससे पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और आप सबको पता है कि देश भर में डॉक्टरों की हालत कैसी है। डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा तादाद में अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। देश के अलग अलग इलाकों से इस तरह की खबरें लगातार हमारे सामने आती रही हैं। दुनिया का एक ऐसा देश भी है जहां पर बहुत ज्यादा संख्या में वहां के जो जवान है सेना और नौसेना की, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगी। तो दुनिया पर आते हैं और दुनिया में अब तक 2,51,000 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते और कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,84,000 हो गई है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 11,80,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या 68,920 हो गई है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या स्पेन में है और स्पेन में 2,18,000 लोग इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए हैं। इटली में संक्रमितों की संख्या 2,11,000 है
और साथ ही मरने वालों की जो संख्या है वो 29,000 यानी 29,000 हो गई है, 29,000 को पार कर गई है। ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो वहां पे संक्रमितों की संख्या 1,91,000 हो गई है और मरने वालों की तादाद लगभग 29,000 के करीब पहुंच गई है। ब्रिटेन में 28,809 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। इसके साथ ही फ्रांस में पिछले 24 घंटों में बहुत ज्यादा मौत के आंकड़े दर्ज हुए और उसके बाद फ्रांस में जो मरने का आंकड़ा है, मौत का आंकड़ा है, वो 25,000 को पार कर गया, जिसके बाद फ्रांस, अमेरिका, इटली, ब्रिटेन और स्पेन के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है, पांचवा ऐसा देश बन गया है, माफ कीजिएगा, जहां पर 25,000 का आंकड़ा पार हो चुका है, मौत का आंकड़ा। आपको बता दें कि कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर लॉकडाउन में अब धीरे धीरे छूट दी जा रही है, क्योंकि भारत में ही नहीं पूरी दुनिया भर के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन लगा हुआ था और लॉकडाउन को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी। तमाम अलग अलग जो सरकारें हैं वो लॉकडाउन को कभी खोलने या उसको आगे बढ़ाने पर चर्चा करी थी। तो बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अब लॉकडाउन को धीरे धीरे करके खोलने का फैसला लिया है और इन देशों में आता है इटली, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, फिनलैंड, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, इजराइल और लेबनान। ये उन देशों में शामिल हैं जिन्होंने लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर पार्क, कंस्ट्रक्शन साइट, लाइब्रेरी, उद्योग, इनको खोलने की अनुमति दी गई है। फ्रांस में 11 मई के बाद से लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। तो दक्षिण कोरिया में खेलों की अनुमति दी गई है और वहां पर भी अब स्कूलों को खोलने की बात की जा रही है। दक्षिण कोरिया में 10,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में 21,500 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और मरने वालों की तादाद 486 हो गई है। अब जिस देश की मैं बात कर रही थी वो है श्रीलंका। श्रीलंका से ये एक भयानक तस्वीर कहें या भयानक आंकड़े सामने आए हैं। श्रीलंका में अब तक 548 लोग कोरोना पीड़ित पाए गए हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 548 मामलों में से केवल 327 मामले जो है, यानी कि सिर्फ 327 मामले नौसेना से सामने आए हैं। यानी कि जो श्रीलंकाई नौसेना है उसके 327 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि पूरे देश में जो कुल मामले हैं वो 548 हैं। तो बड़ी तादाद में वहां पर नौसेना के जो जवान हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और सबसे आखिर में बात करेंगे वैक्सीन को लेकर। दुनिया के तमाम देश, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, ब्रिटेन हो, लगातार वो ये दावा कर रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, हजारों लोगों की मौत हो रही है और ऐसे में सबको वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। दुनिया भर के साइंटिस्ट वैक्सीन की खोज करने में जुटे हुए हैं और कुछ जगहों पर वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू हो गया। जैसे कि मैंने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, कुछ देश लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। ऐसे ही अब इजराइल ने ये दावा किया है कि वहां की जो बायोलॉजिकल लैब है उसमें कोविड-19 की वैक्सीन तैयार कर ली गई है। इजराइल के रक्षा मंत्री नेफ्ताली बेनेट ने कहा है कि कोरोना के संभावित इलाज की दिशा में ये एक बड़ी सफलता है। इजराइल के बायोलॉजिकल रिसर्च संस्थान ने ये एक एंटीबॉडी तैयार की गई है और ये दावा किया जा रहा है कि ये किसी भी व्यक्ति के शरीर में मौजूद कोविड-19 को मार सकता है। तो वैक्सीन के बारे में ये इजराइल का दावा है। फिलहाल इजरायली कह रहा है कि फिलहाल इस वैक्सीन को पेटेंट करने की वो तैयारी कर रहा है और जिसके बाद इस वैक्सीन के लिए जो उद्योग है यानी इसका उत्पादन शुरू किया जाएगा। लेकिन ये तो इजराइल का दावा था, इससे पहले अमेरिका, चीन लगातार ही दावे करते आए हैं। लेकिन वहीं पर CNN की एक रिपोर्ट का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल पाती है तो समाज को कोरोना के संक्रमण के साथ ही जीना सीखना होगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये मान रही हैं कि अभी फिलहाल नियर फ्यूचर में कुछ नहीं होने वाला है। कोई वैक्सीन की जो उम्मीद है वो नजर नहीं आ रही है। CNN से बात करते हुए इस मामले पर इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के ग्लोबल हेल्थ के प्रोफेसर डॉक्टर डेविड नाबोरो ने कहा है कि दुनिया भर में
कई ऐसे वायरस हैं जिनकी आज तक वैक्सीन नहीं बन सकी है। उनमें से एक वायरस आप सबको पता होगा, HIV की आज तक वैक्सीन नहीं बन पाई है। 1984 में HIV के बारे में दुनिया को पता लगा था, लेकिन 2 दशकों के बाद भी HIV की वैक्सीन नहीं बन पाई है। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे वायरस ऐसे हैं जिनकी वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है। तो कोरोना को लेकर भी ये नहीं कहा जा सकता कि नियर फ्यूचर में इसकी वैक्सीन हमें मिल जाएगी। वैक्सीन को लेकर कभी भी ये पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता कि उसकी वैक्सीन हमें कब मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर वैक्सीन मिल भी गई तो उसे कई स्तर के टेस्ट से गुजरना होगा। लेकिन इस बीच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के डायरेक्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि दुनिया भर में वैज्ञानिक जो हैं वो 12 से 18 महीनों के बीच में वैक्सीन बनने का दावा कर रहे हैं। तो लगातार वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के पहलू सामने आ रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है, दुनिया भर के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि 12 से 18 महीनों में वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। दूसरी तरफ जो CNN की रिपोर्ट का मैं हवाला दे रही हूं, वो ये कह रहे हैं कि नियर फ्यूचर में वैक्सीन का कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। वैक्सीन के दावे हो रहे हैं, लेकिन वैक्सीन कब तक आएगी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि जैसा कि मैंने कहा कि HIV से अब तक 3 करोड़ 20 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन HIV की वैक्सीन अब तक नहीं खोजी जा सकी है। तो ये कहा जा रहा है कि जब HIV की वैक्सीन नहीं है, डेंगू की वैक्सीन नहीं है, तो फिर कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी लगातार संशय की स्थिति बनी हुई है। आप सबको बता दें कि वैक्सीन, एक प्रभावशाली वैक्सीन तैयार करना और उसे मंजूरी मिलना सिर्फ पहला कदम होता है, और उसके बाद असली चुनौती होती है कि इस वैक्सीन को उत्पादन करना और जरूरतमंद लोगों तक उसको पहुंचाना। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पूरी दुनिया में सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है वैक्सीन का। वैक्सीन पर तमाम देश तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन जानकारों का ये भी मानना है कि हो सकता है कि वैक्सीन आने में वक्त लग जाए। हो सकता है कि साल 2021 में वैक्सीन मिल पाए। तो ये बड़ी बात है। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। मैंने आपको बताया कि किस तरह अभिजीत बनर्जी ने आज कहा, बिल्कुल जैसा कि रघुराम राजन ने कहा था कुछ दिनों पहले राहुल गांधी से बातचीत करते हुए, वैसे ही आज अभिजीत बनर्जी ने भी कहा कि देश के लोगों को उनके हाथ में पैसा देना चाहिए ताकि उनकी खरीदने की क्षमता जो है वो बढ़े और अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि अभी पूरी दुनिया भर में लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट जो है वो गहरा गया है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकारों को फैसला लेना चाहिए लॉकडाउन को लेकर, ना कि केंद्र फैसला ले। यानी कि लॉकडाउन को लेकर जो भी फैसला करना है वो फैसला राज्य सरकारों को करना चाहिए। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि शराब को लेकर दिल्ली और आंध्र प्रदेश ने टैक्स लगा दिया है शराब पर, और साथ ही हरियाणा पहले ही टैक्स का ऐलान कर चुका है। तो 3 राज्यों ने, साथ ही छत्तीसगढ़ में आज से होम डिलीवरी शुरू हो गई है शराब की। साथ ही मैंने आपको ये बताया कि भारत में कोरोना के जो मामले हैं वो कितने ज्यादा हो गए हैं, और साथ ही पूरी दुनिया भर में 45 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। इस लाइव को शेयर जरूर करें, और जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं आपसे रोज ये कहती हूँ कि 1 मिनट का वीडियो बनाकर आपको ईशाविल हिंदी को भेजना है। आपको ये बताना है कि लॉकडाउन के दौरान आपकी दिनचर्या क्या है, आप अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं, खुद को कैसे पॉजिटिव रख रहे हैं, कैसे खुद को क्रिएटिव रख रहे हैं, क्या कुछ नया क्रिएटिव सीख रहे हैं, आप ड्राइंग करना सीख रहे हैं, गूगल डूडल बनाना सीख रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, नए नए पकवान बना रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कैसे खुद को पॉजिटिव रख रहे हैं इस कोरोना संकट, इस महामारी के दौर में, लॉकडाउन में आप खुद को कैसे पॉजिटिव रख रहे हैं, ये आपको बताना है। और इसके लिए आपको 1 मिनट का वीडियो शूट करके ईशाविल हिंदी को भेजना है। नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 9003074655। ये ईशाविल हिंदी का व्हाट्सएप नंबर है, 9003074655। इस नंबर पर 1 मिनट का वीडियो बनाकर जरूर भेजें और इस लाइव को भी जरूर शेयर करें। नमस्कार।